11th क्लास बेटा जी, वेलकम अगेन जी। लास्ट टाइम बेटा हमने रोटेशनल मोशन में टॉर्क वाला टॉपिक क्या किया, स्टार्ट किया, एंड तक ही लगभग पहुंच गए और एक नया कंसेप्ट टॉर्क आप लोगों के सामने हमने पेश किया। ओके जी, तो होपफुली टॉर्क आपको समझ में लग गया होगा कि व्हाट इज टॉर्क, क्या उसका मीनिंग है। दो चार बातें रिपीट करने के बाद उसका और छोटी छोटी बातें जो उसमें है वो कवर अप करके उसका एंड करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स लाइव क्लास में आपके चल ही रहे हैं और चलते रहेंगे। बोर्ड पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं इकट्ठे लेकर आऊंगा, फिर इकट्ठे मीन्स एक बार ये तीनों टॉपिक अपने कवर अप हो जाएंगे ना। कौन कौन से? टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो न्यूमेरिकल्स तो भी चलती रहेंगे। फिलहाल हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, फिर से टॉर्क। क्या बोला था जी? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। एक्सप्रेशन इसकी टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स से बनना है, या टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, या फिर इसके बाद हमने इसको एक्सप्रेस किया था वो बड़ी सी एक्सप्रेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना। वो पूरी नहीं लिख रहे, मैंने बोला था मुझे याद ही नहीं रहती वो। इसको खैर कैसे लिख सकते हैं? आर एफ साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ फाइव, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। एक और बात, यूनिट ऑफ टॉर्क, वर्क की जो यूनिट होती है वही टॉर्क की भी यूनिट होती है। क्या बनाई थी बेटा हमने इसकी? न्यूटन मीटर, और डायमेंशन इसकी बनी थी ml/2 t-2। जो वर्क की डायमेंशन होती है, जो वर्क की यूनिट होती है, वही इसकी यूनिट है। तो बेसिकली कहां यूज होती है वो भी पता ही है। वेक्टर ये क्वांटिटी है। ओके जी, अब इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स कि इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन के भी बारे में हमने बात की कि वो कहां से निकल जाएगी। आर और एफ को ड्रॉ कर कर उसका क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाकर डायरेक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें वैल्यूज आई जे के फॉर्म में दे रखी हो आर और एफ की, तो उसमें फिर निकालने का कोई चक्कर नहीं होता। जो रिजल्ट आएगा उसके साथ अपने आप ही आई जे के वो आ जाते हैं, वहीं से डायरेक्शन उसकी फाइंड आउट हो जाती है। अब कुछ और छोटी छोटी सी बातें, जैसे बेटा टॉर्क इज आल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट नहीं है बेटा जी, इट इज मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ फोर्स। इट इज आल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो याद रखना, कई बार कह देता है फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो मतलब वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क। ओके, न्यूमेरिकल्स अब इस पे बेस्ड कई तरह के आएंगे, वो एक ही साथ में कवर अप करवाऊंगा आपको। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स भी इसको कहा जाता है। अब इसमें अगली बात कि यार टॉर्क, हमने बोला ये कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है। ओके, ये इसका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस जगह पर अगर मैंने पूरे 90 डिग्री पर अंदर की ओर ही क्या लगाया? फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा? इस पे अगर बेटा एक्सिस ये है, तो ये जो फोर्स है ना अंदर की ओर है, अंदर की ओर। या फिर अगर अंदर की ओर फोर्स है ये वाला, इसको टेढ़े ही बना देता हूं, ये अंदर की ओर एंगल कितना है
90 डिग्री है, ठीक है। अब ये ऐसे करके क्या करेगा, रोटेट करेगा, ये अंदर की ओर ऐसे क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये वाला जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, बात को समझो बेटा, ये जो फोर्स है इनवर्ड डायरेक्शन में शो किया है। अब बोर्ड पे ऐसे टेढ़ा बनाया है बट इट इज एक्टिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए अंदर की ओर घूम रहा है, ठीक है। इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये ऐसे करके अंदर की ओर घूम रहा है, ठीक है जी। अब टॉर्क था F इंटू डी, अब F की जगह F आ गया, चलो ये F है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको D लगा लो, R लगा लो, जो मर्जी लगा लो, R लगा लिया, चलो। तो टॉर्क आना था F R साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे लगा दिया, तो टॉर्क आ गया R इंटू एफ या F इंटू R, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखा है, आगे पीछे जिसको मर्जी लिख लो, यहां पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके जी। अब बेटा इसी वक्त अगर इस एंड पे मैं ऐसे बाहर की ओर फोर्स लगाऊं, ये अंदर की ओर लग रहा है, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, ठीक है जी। ये इसको अंदर की ओर घुमा रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये इसको बाहर की ओर घुमाएगा, तो भाई यहां पे भी टॉर्क लगेगी। अब दो दो फोर्स लगा दिए ना, उसका नाम F1 रख दिया, इसका नाम R1 रख दिया, तो ये क्या लगी F1 R1। ओके जी। अब इस पॉइंट पे जो बाहर की ओर फोर्स लगाया वो F2 लगाया, ये डिस्टेंस R2 मान लेता हूं, एंगल यही 90 डिग्री है। ये वाली जो टॉर्क हुई इसका नाम टॉर्क 2 रख देता हूं, वो टॉर्क 1 थी। ये क्या बनेगी F इंटू आर, यानी F2 इंटू R2 आ गया। टॉर्क 1 इक्वल टू F1 R1, टॉर्क 2 इक्वल टू F2 R2 आ गया। अब बेटा एक ही ऑब्जेक्ट है, इसे एक्सिस पे घूम रहा है, इस वक्त इस पे दो टॉर्क लग रही हैं। जैसे दो फोर्स लग सकते हैं भाई, वैसे दो टॉर्क भी लग सकती हैं। अब जब दो फोर्स लगते हैं तो नेट फोर्स कितना लगा हम ऐड करते हैं, ऐड करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है डायरेक्शन, ऐड करते वक्त हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। यहां पर टॉर्क आ गई, अब टॉर्क को भी ऐड करना पड़ेगा, दो दो टॉर्क लग गई भाई इस पे। अब उसके लिए हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टॉर्क है वो ऐड हो रही है कि सब्ट्रैक्ट हो रही है कि किसी एंगल पे जा रही है। अब उसके लिए बेटा हमें यहां पर चेक करना पड़ेगा कि टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो फोर्सेस के बीच में तो चेक कर लेते हैं कि सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसी और एंगल पे है तो उसके हिसाब से वेक्टर सम लगा दिया। अब टॉर्क तो रोटेशनल इफेक्ट है ना। आप सोचो ये वाली जो टॉर्क है ये इसको अंदर की ओर घुमा रही है, और ये वाली जो टॉर्क है ये इसको बाहर की ओर घुमा रही है। ओवरऑल ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। देखो इधर से इसने अंदर जाना है और इधर से इसने बाहर जाना है, तो ये और घूमेगा ना, ये इसको बाहर की ओर ऐसे घुमा रहा है, ये वाला अंदर की ओर घुमा रहा है। ये ओवरऑल दोनों टॉर्क एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है और ये क्लॉकवाइज, ठीक है। ये वाली अंदर की ओर जा रही है ना क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज जा रही है, और ये भी कैसे जा रही है क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज है। समझो बात को, यहां पे दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रही है, हेल्प कर रही हैं, मतलब एक दूसरे में एडिशन होगी। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट टॉर्क लग रही है भाई वो लग रही है टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, यानी नेट टॉर्क लग रही है F1 R1 प्लस F2 R2। ओके, ये लगी नेट टॉर्क। अगर कहीं उल्टा हो जाता, ये वाला फोर्स अंदर की ओर और ये वाला फोर्स भी हम ऐसे अंदर की ओर ही लगाते हैं, तो ये टॉर्क इसको ऐसे रोटेट करना चाहती है और ये इस पे अंदर की ओर ये ऐसी स्थिति की बजाय ये ऐसे ले जाता, ये ऐसे रोटेट करना चाहती है, ये ऐसे रोटेट करना चाहती है। इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। अपोज करने में नेट टॉर्क क्या आती है, F1 R1 माइनस F2 R2। अगर दोनों इक्वल होते तो घूमता ही नहीं, अगर दोनों
एक कम या एक ज़्यादा होता तो जो ज़्यादा होता उसके हिसाब से नेट आ जाता, ओवरऑल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बन जाता। उम्मीद है ये वाला पॉइंट समझ में लगा होगा। इसको और क्लियर कर देते हैं। और क्लियर करने के लिए हमने फिर से ऐसे ही एक डायग्राम बनाया और मैंने बोला इस बार एक्सिस ये है, पहले एक्सिस ये था, देख ऐसे, इसको हमने अंदर की ओर घुमाया था। एक्सिस ऐसे होगा, इसमें से ऐसे पास कर रहा था पहले वाला एक्सिस ये, तो ये ऐसे घूमेगी इस एक्सिस के, ये जो भी सिचुएशन बनाई। अब मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट का एक्सिस ये वाला नहीं, ऑब्जेक्ट वही है, एक्सिस यहां पर इसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है। देखो बात को समझो, एक्सिस ये है, ठीक है। अब इस एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट करेगी तो ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है जी। एक्सिस इसके अंदर से पास होते हुए परपेंडिकुलरली इस पे जा रहा, ठीक है जी। कंफ्यूज मत हो, बस इमेजिन कर लो कि एक्सिस कौन सा लिया है। उम्मीद है अब तक क्लियर हो गया होगा कि एक्सिस कौन सा लिया है। इसमें आपकी तरफ आ रही है, ये एक्सिस है और इस बार इसने ऐसे घूमना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है जी। अब फिर वही बात, अब यहां पर अगर इसके एक एंड पर एक फोर्स लगा दिया जाए F1, ये हो गया R1, इसके कारण इसने ऐसे घूमने ऐसे, और यहीं पर अगर एक फोर्स ऐसे लगा दिया जाए तो इसको ऊपर की ओर घुमाएगा। आप देख सकते हो इसके कारण टॉर्क 1 बनेगी, इसके कारण टॉर्क 2 बनेगी। ओवरऑल जो टॉर्क है फिलहाल F1 R1 प्लस F2 R2 बनेगी। ओके जी, टॉर्क विल बी F1 R1 प्लस F2 R2। अगर ये फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन की बजाय सेम डायरेक्शन में होते, ये वाला फोर्स इधर होता तो ये वाले के कारण ऐसे घूमता, ये वाले के कारण ऐसे घूमता, ये नीचे ये भी नीचे, दोनों एक दूसरे को क्या करते, अपोज कर जाते। अपोज करते तो टॉर्क आती F1 R1 माइनस F2 R2। तो उम्मीद है पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे दो बातें और बनती हैं, दो बातें और ये कि एक सिचुएशन वो लेते हैं जहां पे दोनों टॉर्क एक दूसरे के साथ ऐड हो रही हैं, एक सिचुएशन वो लेते हैं जहां पे दोनों टॉर्क एक दूसरे को दो लगा रहे हैं ना, हम बैलेंस करने की कोशिश में लगी हैं। ओके, काम आएगा न्यूमेरिकल्स में भी। अभी जो चल रहा है बेटा वो डिस्कशन चल रही है, क्योंकि कल वाला जो टॉपिक था वो वहीं पे हमने एंड कर दिया, डिस्कशन भी डालते बहुत लंबा हो जाता। तो अभी क्या चल रही है जी, वो टॉर्क वाले कंसेप्ट की डिस्कशन चल रही है, ध्यान देना बेटा। एक सिचुएशन ये कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, फिर वही बात, ये एक्सिस है, एक्सिस ये रहा, अगर घूमेगी तो ऐसे घूमेगी ये। अब इसके इस एंड पर अगर मैं ऊपर की ओर फोर्स लगाता हूं F1 और यहां पर कहीं पर नीचे की ओर फोर्स लगाता हूं F2, तो आपको पता है ये इसको ऊपर की ओर रोटेट करेगी, ये वाली टॉर्क इसके कारण जो डेवलप होगी, ये नीचे की ओर रोटेट करेगी टॉर्क 2। दोनों आप देख सकते हो, एक क्लॉकवाइज जा रही है, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज नहीं, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्या है क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ये होता है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, देख लिया करो भाई। तो ये दोनों सेम सेंस में, इसलिए दोनों एक दूसरे में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इस सिचुएशन में यार नेट टॉर्क जो आ गई वो आ गई टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, यानी नेट टॉर्क जो आ गई
टॉर्क 1 की जगह F1 इंटू R1, पता ही है एक्सिस से दूरी R1, F इंटू डी से बन रहा है अपना फार्मूला F1 इंटू R1, टॉर्क 2 की जगह F2 इंटू R2। तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ये नेट टॉर्क है। ओके, ये अभी हमने बताया था। अब यहां पे एडिशनल पॉइंट ये है कि अगर कहीं ये F1 और F2 मैग्नीट्यूड में क्या हो, सेम हो, अगर F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उस पे बीच में एक्सिस है और दोनों साइड से टॉर्क लगाई जा फोर्स लगाया जा रहा है और दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम है देख, और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये क्या हो गए, ये जो F1 और F2 है ना, फिलहाल अपने जो F1 और F2 देख, मैंने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया, इक्वल लगाया है क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है। वेक्टर के साथ लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस भी लगाऊंगा, क्यों, इससे ये पता लगा कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, डायरेक्शन में एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, डायरेक्शन में एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है। F1 इज इक्वल टू माइनस F2। तो ये कैसे फोर्सेस है मेरे भाई, F1 और F2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हो और वो किसी एक्सिस पे घूमने की कोशिश कर रहा हो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के कारण, तो हम कहेंगे इस पे क्या एक्ट कर रही है, कपल एक्ट कर रही है। क्या एक्ट कर रही है जी, कपल, कपल ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस वर्ड यूज ही नहीं करते, कपल कह देते हैं यहां पर, ठीक है। कपल मतलब जोड़ी, है ना। कौन सी जोड़ी, दो हंसों की जोड़ी भी हो सकती है, दो फोर्सेस की जोड़ी भी हो सकती है, आप जो मर्जी लगा लो। यहां पे वर्ड क्या यूज किया जाता है, कपल वर्ड यूज किया जाता है। ओके जी। सो F1 और F2 अगर इक्वल है किसी भी ऑब्जेक्ट पे भाई, अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो हम कहेंगे उस पे क्या लग रही है, कपल लग रही है। और कपल के कारण दोनों साइड पे टॉर्क लगेगी, एक टॉर्क 1 होगी, एक टॉर्क 2 होगी। ओवरऑल जो टॉर्क होगी, ओवरऑल जो टॉर्क होगी, क्योंकि F1 और F2 इक्वल है तो ये FR1 प्लस FR2 हो जाएगी। ओवरऑल जो टॉर्क होगी, F बाहर आ जाएगा, ये R1 प्लस R2 हो जाएगा। ओवरऑल जो टॉर्क होगी ये F इंटू R1 प्लस R2। चेक कर लो मेरे भाई, ये एक्सिस है, ये R1 है और ये क्या था, R2 है। R1 प्लस R2 क्या हुआ, इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, इनके बीच का टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो टॉर्क का कपल के लिए फॉर्मूला है F इंटू डी। सो फॉर अ कपल टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, भैया अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कपल लग रही हो, कपल का मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हो, तो उस केस में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स। अब दोनों बराबर ही हैं, दोनों में से जो मर्जी ले लो, तो टॉर्क क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है जी, इट इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो टॉर्क क्या है जी, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो ये क्या था, कपल द्वारा लगने वाली टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू कपल। इसको कभी कभी मूवमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। देखो मूवमेंट का मतलब टॉर्क है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब भी टॉर्क, और यहां कपल है तो इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ कपल भी कह सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला भी बहुत यूज होगा आगे चलकर ना, 12th क्लास में भी कई ऐसे टॉपिक आते हैं, उसके बाद भी आते हैं जहां पे आमतौर पे कपल का बहुत यूज होता है। तो टॉर्क ड्यू टू कपल इज इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। हम जहां पर भी टॉर्क लगाते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है,
कपल ही यूज करते हैं। अगर हम गाड़ी का स्टीयरिंग भी रोटेट करते हैं तो एक हाथ से नहीं, दूसरे हाथ से भी पकड़ना पड़ता है। अब दूसरे हाथ से पकड़ने का फायदा क्या है, एक और बात पहले बता दूं कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ना, दोनों टॉर्क एक दूसरे को हेल्प कर रही है, ओवरऑल रोटेशन बढ़ रही है। लेकिन इसी स्थिति में, सेम सिचुएशन में, एक इधर फोर्स लग रहा है, अगर दूसरा फोर्स भी मैं इधर ही लगा दूं तो भाई ये वाली टॉर्क जो है टॉर्क 1 है, ये वाली टॉर्क जो है टॉर्क 2 है। ये इधर रोटेट करना चाहते हैं, ये इधर रोटेट करना चाहते हैं, ये ऑपोजिट सेंस में रोटेट करना चाह रहे हैं। ओवरऑल नेट टॉर्क जो होगी वो होगी F1 R1 माइनस F2 R2 होगी। क्या होगी जी? F1 R1 माइनस F2 R2 होगी। अगर कहीं F1 R1 और F2 R2 इक्वल हो गए तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे, टॉर्क लगेगी नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो मेरे भाई एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। इसको हम इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट्स भी कहते हैं, आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट्स। तो इसको इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट्स भी हम कहते हैं। तो ये सिचुएशन है भाई। मैं एग्जांपल दे रहा था कि हम नॉर्मली कपल ही लगाते हैं, कहीं कहीं पर कपल इसलिए लगाते हैं कि हमें ज्यादा टॉर्क चाहिए होती है, और कहीं कहीं पर दो फोर्सेस इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें कंट्रोल भी करना होता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक वो क्रॉस वाला कल मैं एग्जांपल दे रहा था, वो नट, ठीक है, देखा होगा आपने, गाड़ियों के टायर वगैरह जब खोलने होते हैं ना, उसमें बड़े मोटे मोटे से नट लगे होते हैं, तो बड़ा सा स्पाइनर बोलते हैं उसको, वो क्रॉस वाला होता है। उसमें क्या करते हैं, वो नट में फिट कर कर, बोल्ट में, ठीक है, बोल्ट में उसको फिट कर कर एक एंड से इधर फोर्स लगाना है, दूसरे एंड से ऑपोजिट लगाना है, ताकि दोनों टॉर्क एक दूसरे में क्या हो जाए? ऐड हो जाए। दोनों टॉर्क ऐड होती हैं तब जाके वो खुलता है। अगर उसको फंसा के बोल्ट में एक साइड से खींचने की कोशिश करोगे तो उसने नहीं खुलना। दोनों साइड से पकड़कर ये दोनों टॉर्क एक दूसरे में ऐड कर रहे हैं हम। देखो एक फोर्स अंदर को लगता है, एक बाहर को, तब जाके खुलेगा वो झटके से। तो यहां ऐड हो रही है। और भी कई सिचुएशंस हैं। नल खोलनी है, ठीक है। अब नल में पहले तो क्या होता था, वो ऊपर टूटी जो लगी होती है ना, पित्तल वाली टूटी, अगर देखी होगी आपने, ऊपर वो डंडी सी लगी होती है, उस पर भी उंगलियां फंसा के एक एंड से इधर को, दूसरे एंड से इधर को कपल लगाते हैं। बस एक अंगूठे से इस तरफ फोर्स लगेगा, कपल लगेगी। आजकल गोल वाली होती है, गोल वाली में भी फंडा तो वही है, उसको ऊपर से पकड़ के एक एंड इधर को घुमा रहा है, दूसरा एंड इधर को घुमा रहा है, वो भी एक तरह की क्या है? कपल ही है। तो यहां पे दोनों साइड से जो टॉर्क लग रही है एक दूसरे में ऐड हो रही है। लेकिन कई सिचुएशन में ना दोनों साइड से लगा के हम कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो आप अपनी बाइक का हैंडल घुमाते हो, यार एक हाथ से घुमा दोगे ना, ज्यादा घूम जाएगा। मान लो आपने मोड़ काटना है, और मोड़ काटते वक्त आपने एक हाथ से घुमा दिया तो भाई मरोगे। एक हाथ से घूमोगे, ज्यादा घूम जाएगा। अगर आपने कार चला रहे हो, मान लो कार से मोड़ काटना है, तो मोड़ काटते वक्त एक हाथ से घुमाओगे तो मरोगे, वो ज्यादा मुड़ जाएगी, ज्यादा घूम जाएगी। स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार अगर एक हाथ से टर्न ले ही नहीं सकते यार, बहुत मुश्किल है। कोई वो बाजीगर टाइप होगा, वो कहेगा सर मैं तो बिना हाथ छोड़े ही टर्न ले लेता हूं। उसकी बात दूसरी है कि एक हाथ से टर्न लेना मुश्किल है। हम नॉर्मली दोनों हाथ का यूज करते हैं। तो जब दोनों हाथ का यूज किया ना, एक हाथ कंट्रोल करता है, दूसरा हाथ उसको टर्न देता है। एक हाथ से हम उसको रोटेट करते हैं, दूसरे ने कंट्रोल कर रखा है कि ज्यादा टर्न ना हो जाए। इससे मैं रोटेट कर रहा हूं, इससे
कंट्रोल कर रहा हूं, जहां पे ज्यादा होने लगेगा ये सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगवा देगा और कंट्रोल करेगा। वो ये वाली सिचुएशन है कि कार का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, एक हाथ छोड़ दे, ये लगा ले टर्न, तो घूम जाएगा सारा का सारा, ज्यादा टर्न कर जाएगी कार, कहीं और जाके ठुकेगी। दूसरे हाथ से भी पकड़ रखा है, इस हाथ से पकड़ रखा है, इस हाथ से मैं मोड़ रहा हूं, इस हाथ से कंट्रोल कर कर धीरे 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 उसको लेकर आ रहा हूं। ये इसलिए है कि कहीं ज्यादा टर्न हो गया तो ये कंट्रोल करेगा उसको, या इधर को ज्यादा टर्न हो गया तो ये क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो यार ये सारी सिचुएशन टॉर्क वाली है, रियल लाइफ कंसेप्ट्स हैं, जो भी हम करते हैं वो रियल लाइफ में लगता है। वो वाली बात थोड़ी सी रह गई इक्विलिब्रियम वाली। अब वो इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट है ना, और भी कहीं पर या कई जगह पर लगता है बेटा, इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट। जो बैलेंस होते हैं ना, बैलेंस तकड़ियां, अब उसमें भी क्या है, ये टॉर्क का ही कंसेप्ट है। आजकल तो बैलेंस वो जो डिजिटल वाला बैलेंस आता है, उसमें तो चल दूसरा फंडा है, वेट रखो, उसके हिसाब से वो रीडिंग देता है, वो और चीज होती है। लेकिन वो नॉर्मल वाला जो है, वो जो आलू उल्लू सब्जी की दुकानों पर होता है, जिसमें यहां फिर एक वो तकड़ी होती है, तराजू, वो हो गया, तराजू वाला हो गया। यहाँ एक वो कंटेनर सा होता है, उसमें डालते रहते हैं, इस तरह बट्टे रखते रहते हैं, वो भी ऐसे ऐसे होता है। इन सब में क्या है यार, टॉर्क ही तो है। ये बीच में कहीं पर एक्सिस है, इस तरफ उन्होंने वेट डालना है और इस तरफ भी वेट डालना है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल सेंटर पे है, बिल्कुल सेंटर पे है मेरे भाई, एक्सिस अगर इसके बिल्कुल सेंटर पर है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। जहां पे वेट डल रहा है, ये दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब यहां पे मान ले वेट रख दिया कुछ, और यहां पे वेट डाल रहे हैं, ये इसको नीचे लाना चाहता है, ऐसे घुमाएगा, ये भी इसको नीचे लाना चाहता है, इसका वेट ये ऐसे घुमाएगा। बेटा वेट भी फोर्स ही होता है, वेट भी एक तरह का फोर्स ही होता है, आपको पता है। अब इस सिचुएशन में ये जो टॉर्क है और ये जो टॉर्क है एक दूसरे को अपोज कर रही है। अगर ये टॉर्क और ये टॉर्क इक्वल हो गई तो टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर ये दोनों बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ था तुमने, जैसे जो तराजू होते हैं ना भाई, सही बैलेंस जो होगा ना, सही बैलेंस मतलब प्रॉपर जिसने रीडिंग देनी है, उसका एक्सिस बिल्कुल क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए ना। कि अगर यहां पर 1 kg रखोगे तो यहां पर भी 1 kg से ही बैलेंस होगा ना। अगर उसने इधर उधर कर दिया तो अनइक्वल वेट्स पे बैलेंस हो जाएगा वो। अब फिलहाल ये सही वाला बैलेंस है, सही वाला बैलेंस है मतलब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, उसके हिसाब से टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2 लग रही है। अब टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2 यानी F इंटू एक्स, W इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू W डैश इंटू एक्स, एक्स सेम थे, इसलिए बैलेंस होने का मतलब क्या है, दोनों तरफ वेट क्या है, सेम है। अगर वो बैलेंस है, बिल्कुल एन बैलेंस हो गया, इसका मतलब दोनों तरफ वेट क्या है, सेम है। तभी यहां पे 1 किलो का बट्टा रख देते हैं वो, और यहां पे सामान डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। यहां पे थोड़ी लिखा हुआ है उसके ऊपर, आलू प्याज के ऊपर थोड़ी लिखा हुआ है 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम कि वो ऐड करके पता लग जाएगा 1 किलो है। बस यहां पे 1 kg का वेट रख देना है उन्होंने। इतना श्योर है कि ये एक्सिस बिल्कुल सेंटर पे था, और यहां पे वेट डालते जाओ डालते जाओ। अगर ये ज्यादा है तो ये नीचे को टॉर्क झुकाए रखेगी इसको, अगर ये डालते डालते ज्यादा कर दिया इधर को झुक जाएगा, फिर वो निकालते हैं थोड़ा थोड़ा सामान और बिल्कुल इसको क्या कर देते हैं, बैलेंस। ओके जी, तो यार टॉर्क पर एक बात और हमने एक पढ़ा हुआ है कि फोर्स होगा
द्वारा कुछ ना कुछ वर्क भी होगा मेरे भाई। अब टॉर्क होगी तो वर्क तो उसके द्वारा भी होगा। तो अगली बार लिख लो यार, वर्क डन ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क के द्वारा किया हुआ वर्क, यानी कि वर्क डन ड्यू टू टॉर्क। अब बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से सुनना यार, वर्क जो है चाहे टॉर्क द्वारा किया गया हो चाहे फोर्स द्वारा, वर्क तो वर्क है ना, वर्क तो होगा ही होगा। अगर आप फोर्स लगाओगे तो भी वर्क डन होगा, अगर आप रोटेट करोगे टॉर्क में कन्वर्ट हो रहा है आपका फोर्स तो भी वर्क तो होगा ही होगा। अब वर्क डन, अगर फोर्स टॉर्क में कन्वर्ट हुआ था बेटा, तो फोर्स का रोल कौन प्ले कर जाएगा? टॉर्क। लेकिन अगर फोर्स की जगह टॉर्क इंट्रोड्यूस करा दी तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगी। क्या आएगी जी यहां पर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वर्क डन बाय टॉर्क ढूंढ रहे हो तो क्या बनेगा जी? इट विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क अपनी न्यूटन मीटर में और ये वही रेडियन पर सेकेंड में लेना पड़ेगा आपको। ओके जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा। अच्छा, एक हमने पढ़ा हुआ है यहां पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर याद करो तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है F इंटू डी एक्स, x1 से लेकर x2। यार जस्ट लाइक दैट वर्क डन बाय वेरिएबल टॉर्क जो होगा वो होगा टॉर्क इंटू डी थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ओके जी, तो ये हो गया वर्क इक्वल टू थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, टॉर्क इंटू डी थीटा। एक ये भी बात है। फिर पावर की बात करो यार, पहले पावर का फॉर्मूला क्या यूज होता था? फोर्स इंटू वेलोसिटी। याद करो, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी हमने बना लिया हुआ। वर्क अपॉन टाइम तो होता ही होता है, यहां पे टॉर्क, यहां पे भी वर्क अपॉन टाइम ही रहेगा, लेकिन कन्वर्ट करके पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी बनाया हुआ है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? एफ की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क। और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू एफ वी। यहां क्या बनेगा? पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। देखो जो फार्मूलाज है ना, नए वाले जितने भी आ रहे हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, अगर ये याद नहीं होते तो आपने इससे रिलेटेड फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा हुआ है ना वो याद करना है, पुराने वाला फार्मूला याद करने हैं और उससे बनाते चले जाने हैं। जैसे मैंने बोला यार, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन के फार्मूले वो जो हमने कन्वर्ट करी इक्वेशंस ऑफ मोशन, वहां पे भी तो हम बस फिट करते गए। v की जगह ओमेगा, a की जगह अल्फा और s की जगह थीटा। अब अगर हमें नई नई चीजों का बस पता लगना चाहिए किसकी जगह पर क्या आना है, फार्मूले बिल्कुल एज इट इज फिट हो जाएंगे। वो सिंपल मैकेनिक्स थी, ये रोटेशनल मैकेनिक्स है। फार्मूलाज मैं बोल रहा हूं बिल्कुल एज इट इज फिट होते जाने। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहां पे फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो यहां पे फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ये एज इट इज फिट होते चले जाएंगे। ये डायरेक्ट ही आ रहे हैं, डायरेक्ट ही बता रहे हैं, इनका यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, फार्मूले बना बना के रख लेना। एक और बात सुन लो, लास्ट बात, फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। लास्ट बात ये कि आपने एक पढ़ा हुआ है कि एक ना स्प्रिंग होता है और स्प्रिंग को खींच लो तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। अगर स्प्रिंग को खींच लो तो उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप होता है? रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। ओके, जो उसको वापस लाने की कोशिश करता है। अब बेटा जी स्थिति ये है कि अगर मैं एक वायर लूं, मान लो वायर 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 स्टील की या किसी भी चीज की वायर टाइप है यार, इसके नीचे कुछ
मान लो मैंने ऑब्जेक्ट लटका दिया थोड़ा वेट डालने के लिए, ताकि प्रॉपर इसकी क्या हो जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए। थोड़ा वेट डालने के लिए मैं इसको लटका दिया ताकि इसकी प्रॉपर क्या हो जाए, स्ट्रेचिंग हो जाए। मान लो इसकी स्ट्रेचिंग हो गई एंड स्ट्रेच्ड हो गई। अब यार इसको अगर मैं रोटेट करता हूं, रोटेट, तो रोटेट हो जाएगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार डाल दिया मैंने, जितने बल इस पे डाल सकता था। अब आप बताना यार कि जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या ये घूमकर वापस आ जाएगी? तो मैंने एज्यूम कर लिया कि तुमने बोला कि हाँ आ जाएगी, क्योंकि क्लास में बैठे होते तो तुम लोग बोलते हैं कि हाँ सर आ जाएगी, या लाइव क्लास जब चलती है तब तुम लोग बोलते हो यस सर, नो सर। अब यहाँ मुझे तुम्हारी आवाज़ आ गई कि तुमने समझ लिया कि अगर मैं इसको एक दो बार ऐसे ट्विस्ट देता हूँ और छोड़ता हूँ तो ये वापस आ रही है। यार स्प्रिंग को खींचा था, छोड़ा था तो वापस आया था, उसको कौन लेकर आया था? रीस्टोरिंग फोर्स। यहां तुमने घुमाते वक्त इस पे टॉर्क लगाई है और छोड़ा तो उसको वापस भी टॉर्क ही लेकर आई है। यार जो वापस टॉर्क लेकर आई है उसको कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे रीस्टोरिंग फोर्स होता है वैसे ही अगर किसी वायर वगैरह को किसी एक एंड पे बांध कर ट्विस्ट कर दो, ट्विस्ट, तो उसमें एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होती है। क्या डेवलप होती है? रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होती है, जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करती है। उसमें टॉर्क डेवलप होती है जो उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करती है। इसको क्या कहते हैं हम? रीस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, इट इज टर्म्ड रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे भैया यहां पे F इक्वल टू KX होता था, F रीस्टोरिंग फोर्स है, K फोर्स कांस्टेंट था, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, और X क्या थी? स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन प्रोड्यूस। यहां पर F की बजाय टॉर्क आ जाएगी क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क है। K की बजाय तो चलो K ही रहेगा, X की बजाय थीटा आ जाएगा। बस यहां पर ये रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, रीस्टोरिंग टॉर्क है। सबकी जरूरत पड़ेगी भाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप का न्यूमेरिकल आता जाएगा, सबकी जरूरत पड़ेगी। ये रीस्टोरिंग टॉर्क है और ये क्या है? एंगल कवर्ड, मतलब जितना ट्विस्ट हुआ है, और इसको कहते हैं टॉर्क कांस्टेंट। ये क्या था? फोर्स कांस्टेंट, और ये क्या हो गया? टॉर्क कांस्टेंट। वैसे इसको टॉर्क कांस्टेंट कम टॉर्शनल कांस्टेंट ज्यादा कहते हैं। तो बेसिकली इसको टॉर्क कांस्टेंट या टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। मेनली इसको टॉर्शनल कांस्टेंट से ही डिनोट किया जाता है। तो ये था जो भी यार टॉर्क से रिलेटेड जो भी हमने किया, ये किससे रिलेटेड था? टॉर्क से रिलेटेड। अब इसको क्लोज करते हुए नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क के बाद अगले टॉपिक एंगुलर मोमेंटम की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज एंगुलर मोमेंटम। ओके बेटा जी, तो यार अपनी अगली स्टोरी एंगुलर मोमेंटम। मैंने बोला भाई तीन बातें हैं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड मास। अब ये तीनों चीजें मैकेनिक्स में चलती थी, इनके बिना कोई भी चीज पूरी नहीं होती। हर फार्मूले में ये आते आते एक दूसरे में उलझे हुए हैं। F इक्वल टू एम ए, P इक्वल टू एम वी, F इक्वल टू dP बाय dt। तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं बेटा। अब जब हमने रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ ली तो ये तीन बेसिक चीजें क्या बन जाती हैं वो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। हमने फोर्स क्या बन गया यार, रोटेशनल मोशन में फोर्स क्या बन जाता है? वो बन जाता है टॉर्क। वो हमने पढ़ा, देखा, काफी कुछ सीखा। अब अगली बात है यार कि जब रोटेशनल मोशन होगा तो मोमेंटम की जगह कौन लेने आ रहा है?
मोमेंटम की जगह लेने भैया आ रहा है यहां पर एंगुलर मोमेंटम, वो था लीनियर मोमेंटम। देखो इससे पहले हमने कभी कभी जब शुरू में मोमेंटम स्टार्ट कराया होगा तो वहां बताया होगा मोमेंटम दो तरह के होते हैं, एक लीनियर मोमेंटम, एक एंगुलर मोमेंटम। वो बात दूसरी है कि इससे पहले हम सिर्फ लीनियर मोमेंटम ही पढ़ते थे, तो मोमेंटम अगर किसी ने वर्ड यूज किया तो उसका मतलब लीनियर मोमेंटम। अगर वर्ड किसी ने आज भी कभी भी अगर कोई कहता है ना मोमेंटम, तो उसका मतलब अगला लीनियर मोमेंटम ही समझता है, P = mv वाला। एंगुलर मोमेंटम के लिए स्पेशली बोलना पड़ता है एंगुलर मोमेंटम, तब जाके समझेगा कि एंगुलर मोमेंटम। तो भाई जब कोई चीज घूम रही है, रोटेट कर रही है, तो उसके पास मोमेंटम तो होगा ही होगा, क्योंकि भैया रोटेट करते वक्त भी स्पीड का कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा, v यानी वेलोसिटी, स्पीड का कंसेप्ट तो आएगा ही आएगा, तो मोमेंटम तो उसके पास है ही। लेकिन रोटेट करते वक्त, रिवॉल्व करते वक्त मोमेंटम के साथ साथ उसके पास एक और क्वांटिटी होगी जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो अगली बात, एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय कैपिटल L, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, कैपिटल L से इसको नोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई पूछे व्हाट इज टॉर्क, तो तुम कहते हो इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या तुम लोग कह सकते हो इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। एनालॉग मतलब उसके जैसा, एनालॉगस, उसके जैसा जो फोर्स का रोल प्ले करेगा, एनालॉग टू फोर्स। तो इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या कह सकते हो, इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, या रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या कहा जा सकता है इसके बारे में, इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इट इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। बाकी इसकी एक्सप्रेशन वगैरह पर आ रही हैं, बस पहले इसका बेसिक मीनिंग समझ जाओ यार, कि अगर कोई चीज रोटेट या रिवॉल्व कर रही है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम तो होगा ही होगा ना। वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर जब कोई चीज रोटेट कर रही है, किसी एक्सिस के अलोंग होते हैं, तो उनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये किसका रोल प्ले करेगा, लीनियर मोमेंटम का रोल प्ले करेगा। जल्दी से अब इसकी एक्सप्रेशन जो भी है वो पूरी की पूरी जैसे टॉर्क की कैलकुलेट की थी, कैलकुलेट कर लेते हैं। जो बेटा डायग्राम हमने पहले बनाए थे ना टॉर्क वाले केस में, वही वाले डायग्राम यहां पर चलेंगे, सेम ही डायग्राम लगभग। तो मान लो ये वही आपका डायग्राम है यार, ठीक है नहीं, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और बढ़िया से बनाओ भाई, ओके, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया जी। इस जगह पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, ये इस पॉइंट पर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, और ये इस पे इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, डी से इसको हमने क्या कर दिया, डिनोट कर दिया। अब बेटा ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था पिछली बारी, भाई फोर्स जिस तरफ लगाएंगे मोमेंटम भी उसी तरफ आएगा। तो जिस तरफ फोर्स लगाया उसी तरफ मोमेंटम आया। इस बार मोमेंटम से, लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम पे जाना है, तो इसलिए मैंने एफ की जगह, फिर डायग्राम वही है, चीज वही है, सब कुछ वही है, किससे डिनोट कर दिया, पी से डिनोट कर दिया। इस बार फोर्स नहीं, मोमेंटम से मतलब है। तो इस जगह पर फोर्स लगा था, यानी मोमेंटम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में था। ये इस पॉइंट का मान लो पोजीशन वेक्टर है, ये इसकी आर है, दोनों के बीच में एंगल
फाई ही बनेंगे, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल मान लो क्या हो गया, फाई हो गया जी, लाल वाले से लिख देते हैं, फाई दोनों के बीच का एंगल हो गया, ये अपने आप फाई आ ही जाता था। अब बेटा जो बातें हमने टॉर्क वाले केस में की थी वही यहां पर बिल्कुल एज इट इज चल जाएंगी कि जो लीनियर मोमेंटम है वहां से जब एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो वो तो लिखा हुआ है रोटेशनल एनालॉग ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का जो सबसे बेसिक फार्मूला है ना भाई, वो है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line of action of linear momentum from axis of rotation, ठीक है जी। लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो L हो गया लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P फ्रॉम एक्सिस रोटेशन। वही ये एक्सिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो बेटा L इक्वल टू P इंटू डी। यार जैसे टॉर्क इक्वल टू एफ डी पहला फार्मूला था, वहां से हमने स्टार्ट किया था, वैसे यहां पर L इज इक्वल टू P इंटू डी है, यहीं से हमने क्या करना है, स्टार्टिंग देनी है, P इंटू डी है भाई, बात खत्म। सेम है जैसे F इंटू डी था, यहां पर P इंटू डी है। अब इस हिसाब से इसकी यूनिट जो है क्या बन सकती है, मोमेंटम की क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी केजी मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो गया, मीटर है ये, क्या बनेगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चेक कर लेना भाई, फिर वही बात गलत हो जाता है। मोमेंटम की m इंटू वी, एम की जगह केजी, वी की जगह मीटर पर सेकेंड, डी की जगह मीटर आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डायमेंशन यहां से निकल जाएगी, ये इसकी यूनिट हो गई। पहला फार्मूला P इंटू डी हो गया। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला मैं मिटा दूंगा जल्दी, ज्यादा जगह कवर अप कर रखी है इसने। अब अगली बात बेटा, फ्रॉम फिगर तो बनी हुई है ना, फ्रॉम फिगर अगर मैं इस फिगर को देखता हूं, ठीक है, अगर मैं इस फिगर को चेक करता हूं तो वही बात यार, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब एंगल के सामने वाला यानी डी परपेंडिकुलर है और 90 के सामने वाला मैग्नीट्यूड में आर है, तो डी इक्वल टू क्या आ गया, आर साइन फाइव आ गया। अब डी इज इक्वल टू आर साइन फाइव आ गया, यहां पे एल इक्वल टू क्या है, पी इंटू डी, ये पी हो गया, डी की जगह आर साइन फाइव, ये जो मैंने लिखा था बेटा फ्रॉम फिगर, ये वाली वैल्यू यहां पे लिख लेना, इसके फ्रॉम फिगर के नीचे लिख लेना, नीचे झुकना पड़ना था इसलिए मैंने यहां लिख दिया, ठीक है जी। तो L इक्वल टू आ गया पी डी, डी की जगह आर साइन फाइव। अब अगले स्टेप में पता ही है आपको क्या करना है, जगह बना लेते हैं भाई, पहले ये भी मिटा दिया, एंगुलर मोमेंटम चल रहा है वो तो पता ही है, ये लंबा बहुत हो गया इसलिए इसको भी मिटा दिया हमने, बाकी चीजों को लिखा रहने देते हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो L इक्वल टू पी इंटू आर साइन फाइव हो गया। अब यहां से L इज इक्वल टू बेटा जी इसको आर पी साइन फाइव, आर इंटू पी इंटू साइन फाइव। अब देखो यार, कई बार बच्चा पूछ लेता है सर आपने P इंटू आर इंटू साइन फाइव क्यों नहीं लिखा, R इंटू पी इंटू साइन फाइव लिखा। अब आगे चल के क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, आपको पता है ए बी साइन थीटा बन रहा है ये, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी बन गया। अब यहां पे बेटा मैं बोल रहा था, बच्चा सवाल पूछ लेता है कि ये पी क्रॉस आर क्यों नहीं किया, जी सर आपने आर क्रॉस पी किया है। यार मैंने आर क्रॉस पी इसलिए किया है क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा हुआ, मुझे पता है पी क्रॉस आर नहीं होता, आर क्रॉस पी होता है। अब जिन्होंने बताया होगा ना, मैंने तो डायरेक्ट अपना दिमाग थोड़ी लगाया है, मैं शुरू से पढ़ते आ रहा हूं कि फार्मूला आर क्रॉस पी ही होता है, इसलिए मैंने आर क्रॉस पी ही लिखना था।
पॉइंट आपका सही है कि आर क्रॉस पी क्यों, पी क्रॉस आर क्यों नहीं, क्योंकि बेटा यहां पे डायरेक्शन का चक्कर पड़ता है। जब लोगों ने फार्मूला डेवलप किया होगा, बनाया होगा, जिसने भी ये कंसेप्ट दिया होगा, अब उसने कई तरह की चीजें करके देखी होंगी। उसने भी पहले पी क्रॉस आर करके भी देखा होगा, आर क्रॉस पी करके भी देखा होगा, फिर एक्सपेरिमेंट किए होंगे। अब पी क्रॉस आर से रिजल्ट गलत आ रहे होंगे, उल्टे आ रहे होंगे, आर क्रॉस पी से सही आ रहे होंगे, तो उसको अंदाजा लग गया कि यार पी क्रॉस आर नहीं आर क्रॉस पी होना चाहिए, क्योंकि पी क्रॉस आर के हिसाब से जो डायरेक्शन आ रही है क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से वो उल्टी आ रही है। ओके, लेकिन आर क्रॉस पी से सही आ रही है, तो इसलिए फार्मूला बन गया आर क्रॉस पी। तो भैया मैंने अपने दिमाग से नहीं बोला, मुझे तो पता था, पढ़ा हुआ है, आर क्रॉस पी ही होता है, इसलिए मैंने आर क्रॉस पी लिखा। अब आपने पढ़ लिया, आपको भी पता होना चाहिए। इसके बाद तुमने पी आर साइन फाई को या आर पी साइन फाई को आर क्रॉस पी लिखना है, पी क्रॉस आर नहीं लिखना, अपना दिमाग नहीं लड़ाना। तो एल इक्वल टू आर क्रॉस पी भैया। तो दो फार्मूले आ गए, जैसे हमने पिछली बार बोला था कि फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो क्या होती है, P इंटू डी वाली। ओके, वहां F इंटू डी थी, यहां P इंटू डी। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या आ गई, आर क्रॉस P या आर पी साइन फाई। ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है L इक्वल टू आर पी साइन फाई वाली, इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम इन polar coordinates. It is termed as angular momentum in polar coordinates. इनको कौन से coordinates कहते हैं जी, हम polar coordinates कहते हैं। ठीक है, अगली बात कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहां से क्या पता लगा, क्रॉस पी है ना, तो L इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब भैया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या है, बारे में पहली बात तो क्या कह सकता हूं, L इज परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड P, ओके, एंड एग्जैक्ट डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड P। और अगली बात, एग्जैक्ट डायरेक्शन इज ऑब्टेन्ड using राइट हैंड थंब रूल। जो एग्जैक्ट डायरेक्शन है वो कैसे ऑब्टेन हो जाएगी, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके, ज्यादा नहीं खींचते, न्यूमेरिकली आने हैं इस पे बेस्ड, बात को खत्म करते हैं। अगली बात, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख लो एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, एक्स वाई जेड वाले। तो लिखो जी अगली बात, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो अगली बात बेटा जी, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए बेटा फिर वही बात लिख लेना, हेडिंग डाल ली, सब हेडिंग है उसकी, एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके जी, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमने बोला जो मान लो P क्या है, ये x कंपोनेंट उसका, ये y कंपोनेंट उसका, z कंपोनेंट उसका, किसका, मोमेंटम का। r की जगह आपको पता ही है फिर क्या लिखना होता है, xi प्लस yj प्लस जेड के। तो एक हो गया P, एक क्या हो गया भाई, R हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्या है, इट इज R क्रॉस P। R और P का क्रॉस प्रोडक्ट है, बाकी आप जानते ही हो।
यहां लिखना है आई, यहां लिखना है माइनस जे, और यहां पर क्या लिखना है, के लिख देना है। आगे वैल्यू भर दो, पहले आर है भाई, L इज इक्वल टू आर क्रॉस P है, तो पहले आर है, आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड, आर की जगह आ जाएगा एक्स वाई जेड, और P की जगह क्या आ जाएगा, पी एक्स प्लस सॉरी पी एक्स पी वाई पी जेड। अब आगे तुम्हें करना आता ही है भाई, जल्दी जल्दी कर लो, इतना तो सिखा ही रखा है। यहां पर अगर इसको सॉल्व करूंगा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को, तो पहले आएगा आई की जगह आएगा ये दोनों काटा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, दबा दब कर रहा हूं जी। यहां पे माइनस है तो माइनस आएगा, इन दोनों को काटा, ये बना एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। अगली बात, इन दोनों को काटा तो यहां पर आ गया के, ये बच गया के बाद एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ओके, ये माइनस है, बस इसको प्लस कर देते होते हैं, कॉमन निकाल लो वहां से, ये बन गया एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, ये बनेगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई, प्लस कर रहा हूं माइनस निकाल कर, ये बन जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इंटू के। ये जो भी है भाई बड़ी सी, इट इज एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ज्यादा बात है, इसको हम इंडिविजुअली क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू सॉरी इसके x कंपोनेंट्स, ये x कंपोनेंट है भाई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई कंपोनेंट इसका आ गया जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और z कंपोनेंट इसका आ गया एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो ये है भाई एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड आपकी पूरी की पूरी बातें। अब एंगुलर मोमेंटम में फिर वही बात, डिस्कशन करने के लिए अभी बहुत कुछ है, डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है अभी, तो डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डाल रहे हैं। कंसेप्ट आ गया एंगुलर मोमेंटम का, डिस्कशन बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में डाल रहे हैं, लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा, मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिस्कशन से स्टार्ट करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पहुंचेंगे हम। तो अभी फिलहाल यहां पे क्लोजिंग दे रहे हैं आपको। टॉर्क के बाद एक नई चीज एंगुलर मोमेंटम बेटा जी हमें क्लियर हो चुकी कि अब एंगुलर मोमेंटम नाम की भी चीज होती है। तो क्या चीज है एंगुलर मोमेंटम, इट इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, या कह लो रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसका रोल प्ले करेगा, किसका रोल प्ले करेगा, ये मोमेंटम का रोल प्ले करेगा। तो ठीक है, यहां पे इसको क्या दे रहे हैं हम, क्लोजिंग दे रहे हैं, क्योंकि इसकी डिस्कशन में खूब टाइम निकल जाएगा, आधे घंटे से भी ज़्यादा निकल जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, चीज़ों को कवर अप करो। टॉपिक मुश्किल ही है, कोई शक नहीं है, न्यूमेरिकल्स जितने हो रहे हैं अपने कवर अप करते रहो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।